क्लासिकल थ्योरी के एक महत्वपूर्ण लेबर मार्केट को समझने के बाद कि किस तरीके से लेबर मार्केट में वेज एंड प्राइसेस की फ्लेक्सिबिलिटी से लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है और उससे फिर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। इसी क्रम में आज हम दूसरे सेगमेंट पर बात करेंगे जो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जैसा कि पहले के लेक्चर में आपको बताया गया कि जो पूरा क्लासिकल सेगमेंट्स है उसको हमने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और तीसरा है फिर इसका कंक्लूजन क्लासिकल थ्योरी। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या है? सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन क्लासिकल थ्योरी? तो वो कहते हैं कि जैसे जो एक गाने में हुक होता है ना, जो रिवाइज करने के आप बार बार उसी लाइन को दोहराते हैं, गाने में जो हुक होता है, तो वास्तव में जो क्लासिकल थ्योरी का जो हुक है वो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, या जिसको कहते हैं से का बाजार नियम, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बाजार का नियम। और जेबी से ने इसको इस रूप में व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि सप्लाई creates its own demand, आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ये वास्तव में एक ट्रूइज्म है, एक स्वयं सिद्ध परिकल्पना है जो कि क्लासिकल के सिद्धांत का मेन सोल ऑफ द क्लासिकल सिस्टम, कि आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसे लॉ ऑफ मार्केट भी कह सकते हैं, बाजार का नियम, जिसकी जिस विचारधारा पर पूरा क्लासिकल सिस्टम राइट फ्रॉम 1800 अप टू 1930 जिस व्यवस्था पर पूरा क्लासिकल सिस्टम चलता रहा, वो क्या थी व्यवस्था? वो मार्केट व्यवस्था थी। तो सेल्स लॉ जेबी से ने जो कहा कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, इसका आशय क्या है? इसका आशय सिंपली इस बात में छुपा हुआ है कि इसको जो बल देती है विचारधारा वह है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। हम एक एग्जाम्पल लें, एक फार्मर है और ये हरियाणा का फार्मर है, हरियाणा में एक किसान है, हम उसकी बात करें और डिवीजन ऑफ लेबर को देखें। ये गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। आप जानते हैं कि हरियाणा देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अग्रणी राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। लेकिन ये जो फार्मर है ये गेहूं का उत्पादन करता है, ये इसका उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन इसे लग्जरी कार की भी मांग की आवश्यकता होगी। ये गेहूं का उत्पादक है, लेकिन इसे
केवल गेहूं की आवश्यकता ही नहीं है, इसे लग्जरी कार की आवश्यकता है, इसे भी बड़ी कार चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। कहने का आशय यह है कि जो एक वस्तु का उत्पादक है उससे जो आय सृजित करता है, उससे उस आय से वह अन्य वस्तुओं की मांग करता है। तो वह सप्लाई व्हीट की कर रहा है और डिमांड कर रहा है लग्जरी कार की, ज्वेलरी की, हाउस की, कार, टेलीविज़न की, मोबाइल फ़ोन की, बेवरेज की, सीमेंट की, कुछ भी आप कई सारी वस्तुओं का कह सकते हैं। फूड ग्रेन का उत्पादन करने वाला किसान, भाई उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो कॉटन की मांग करेगा, वो उसे बनाने के लिए घर चाहिए तो सीमेंट की मांग करेगा। तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ये गेहूं का उत्पादक का काम कर रहा है हरियाणा का किसान, दूसरा व्यक्ति लग्जरी कार बना रहा है, कोई और व्यक्ति ज्वेलरी बना रहा है, कोई और व्यक्ति सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। और अर्थव्यवस्था में ये दोनों क्या हैं? ये बराबर हैं। यही बाजार का नियम है, यही बाजार का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जैसे ही एक दूसरा तर्क ये आता है कि लोग काम क्यों करते हैं, गेहूं की उत्पादन करने वाला किसान इसलिए गेहूं का उत्पादन करता है क्योंकि उसे और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर वह चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करे तो उसे क्या करना होगा? उसे गेहूं की उत्पादन में और उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी, तभी वह अन्य वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी कर पाएगा। ये दूसरा तर्क है। अब देखिए मैं एक और बात इसमें अब ऐड करने जा रहा हूँ कि जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है, जिसमें सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है, हम एक तरफ एक वस्तु का उत्पादन करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी वस्तुओं की मांग करते हैं और दोनों में एक संतुलन बना रहता है। और इस संतुलन को बनाने में जो व्यवस्था काम करती है, यानी जो बाजार का नियम है, जो लॉ ऑफ मार्केट है, ये किस पे काम करता है? ये करता है वार्टर सिस्टम पर। अंडर क्लासिकल पोस्टुलेट्स देयर इज अ वार्टर सिस्टम। वार्टर सिस्टम मतलब क्या? वस्तुओं का, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कि कुछ जगह अभी भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग अब आपस में ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो वस्तुओं का वस्तु से विनिमय के लिए एग्री हो जाते हैं। और जब भारत में मुद्रा प्रणाली वर्तमान रूप से उतनी विकसित नहीं थी, तब वस्तु का वस्तु से विनिमय बहुत आसानी से और बड़े पैमाने पर होता था। मान लीजिए आप कोई गांव में सब्जी बेचने के लिए आया, तो आपने गेहूं के बदले में उससे विनिमय कर लिया। कोई बर्तन बेचने वाला आया गांव में, अक्सर अभी भी कुछ गांव में ये व्यवस्था छोटे ही रूप में ही सही, लेकिन ये चलन में है कि वो बर्तन वाला आता है और आपसे कुछ पुराने कपड़े ले जाता है। आइसक्रीम वाले आते हैं और वो गेहूं के बदले में आपको दे देते हैं। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, जो क्लासिकल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही थी 1800 से 1930
के बीच में जिस सिद्धांत पे ये काम चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली। और देखिए किसी न किसी रूप में विनिमय प्रणाली हमेशा अस्तित्व में रहती है, वाटर सिस्टम। अब आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े फर्म्स और इंडस्ट्रीज के जो एक्विजिशंस होते हैं उसमें अभी भी वाटर सिस्टम ही काम करता है। आप उसके एसेट्स को एज इट इज उसका मूल्यांकन करके तय कीमत में से घटा देते हैं। आप कोई भी व्यक्ति, ऐसा थोड़ी होता है जो डील होती है कि साहब इतने रुपए आप इधर रखिए और आप ये फैक्ट्री यहाँ से ले जाइए। कोई फैक्ट्री का जो एसेट्स हैं, जो पुरानी मशीनरी हैं, जिनको थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो उसमें से उसकी कॉस्ट घटा दी जाती है कि भाई इतना एसेट है इसका। जब आप डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कहा जाता है कि भाई इसका इतना एसेट्स है। अभी जैसे एयर इंडिया का ही डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा, तो उसमें भी ये कि भाई इतना एसेट रहेगा तो उसका ये मूल्य होगा। तो ये एक तरीके से विनिमय प्रणाली का ही एक भाग है। तो विनिमय प्रणाली हमेशा अस्तित्व में रहती है, बड़े पैमाने पे, कभी छोटे पैमाने पे। इस तरीके के वो कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लासिकल सिस्टम पूरा इसी पर आधारित है। और इस आधारण में जो वाटर सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा कि गेहूं का विनिमय आसानी से देखा जा सकता है। वह गेहूं का उत्पादन कर रहा है, बदले में लग्जरी कार की मांग कर रहा है। वह चावल का उत्पादन कर रहा है, बदले में ज्वेलरी की मांग कर रहा है। वह कपास का उत्पादन कर रहा है, बदले में सीमेंट की मांग कर रहा है। और इस तरीके से एक वस्तु की आपूर्ति से दूसरी वस्तु की मांग का निर्धारण हो जा रहा है और दोनों में संतुलन है, विनिमय प्रणाली लागू। यानी अर्थव्यवस्था जिस वस्तु की मांग के बराबर आय सृजित कर रही है उतनी ही वस्तुओं की वह मांग कर रही है, तो ठीक ठीक अर्थव्यवस्था में एक संतुलन आ जाता है। यही बाजार व्यवस्था का प्रतिरूप है। अब आप इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, या जिसको ये कहें कि जो सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड है, इसी को हम कह सकते हैं कि इसका असर यह भी है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वन सेक्टर इज रिलेटेड टू अनदर सेक्टर्स। एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से संबंध है। यानी गेहूं के उत्पादन का प्रभाव सीधे सीधे जूते की फैक्ट्री पर पड़ेगा, जूते की फैक्ट्री का प्रभाव सीधे सीधे सीमेंट की फैक्ट्री पर पड़ेगा, सीमेंट की फैक्ट्री का प्रभाव सीधे सीधे बिस्किट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। चूंकि सेक्टर्स क्या हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और इसी वजह से जो टोटलिटी में कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होगी। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन है, वो 10 करोड़, जिसका मौद्रिक मूल्य मापा गया, वो 10 करोड़ के बराबर होगा। यानी अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई हुई वो भी 10 करोड़ के बराबर होगी। भाई ये उत्पादन हुआ, ये उत्पादन किस लिए हुआ? भाई पहले ही बताया जा चुका है कि जो गेहूं का उत्पादन उसने इसलिए नहीं किया कि सारा का सारा उसे गेहूं भर के अपने स्टोर में रख लेना है। भाई वो सप्लाई करेगा, तभी तो चेन स्टार्ट होगी, तभी तो दूसरी वस्तुओं की मांग करेगा। और यही हमारा वाटर सिस्टम का आधार है। तो जब प्रोडक्शन 10 करोड़ के बराबर मूल्य में आया, यानी जो सप्लाई हुई वो 10 करोड़ के बराबर हुई, और इसने क्या किया, इसने जो फैक्टर इनकम किया वो कितना हो गया, 10 करोड़ के बराबर। प्रोडक्शन ने आपूर्ति का सृजन किया इतनी, और इससे इसको जो आय प्राप्त हुई, जब आपूर्ति करेगा
तो इसको फैक्टर इनकम मिलेगा, उसका भी कितना मूल्य होगा, 10 करोड़ के बराबर होगा। और ये जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम बिकम्स डिमांड फॉर गुड्स इज इक्वल टू 10 करोड़, और ये यहाँ पर जाके सर्किल आपका कंप्लीट हो गया। और अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो लीकेज इन द इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कांस्टेंट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कोई लीकेज नहीं। वो कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ वन प्रोडक्ट इमीडिएटली ओपन अ वेंट फॉर अदर प्रोडक्ट। तब जैसे ही एक उत्पादन, किसी वस्तु की उत्पादन की एक इकाई ने तुरंत ही कई सारी वस्तुओं की इकाइयों के लिए मांग सृजित करती है। इस सिद्धांत को अगर हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अब जोड़ना चाहें, जैसा कि हमने कहा था कि जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और क्लासिकल थ्योरी, ये बेसिकली एक ही सिस्टम है। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था ताकि आप समझ सकें। अब हम लोग लेबर मार्केट पढ़ चुके हैं, अब उसी लेबर मार्केट को अगर हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के संदर्भ में देखें, जो बात हम लेबर मार्केट के रिस्पेक्ट में वेज और प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी से डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को इक्वेट कर रहे थे और बता रहे थे कि श्रम की मांग और आपूर्ति का निर्धारण वेज से होगा और वेज का निर्धारण श्रम की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से होगा। यहाँ हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के संदर्भ में देखें कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपने देखा 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, यानी अर्थव्यवस्था में देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन। न तो सरप्लस है कि इतनी ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन हो जा रहा है कि बिक नहीं रही, और अगर कुछ इकाइयाँ नहीं बिकेंगी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, बेरोजगारी पे, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी कुछ इकाइयाँ अगर नहीं बिकेंगी तो न तो ओवर प्रोडक्शन की स्थिति है कि बाजार में वस्तुएं स्टॉक में है, इन्वेंट्री है और कोई खरीदने वाला नहीं, दैट मीन्स देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड क्लासिकल ऑलवेज neglect the concept of the unemployment. He said there is only a voluntary unemployed or a frictional unemployed, and unemployment, if unemployment persists in the economy, it is a purely temporary phenomena. It's a very short run phenomena. In the long run there will always supply creates its own demand, so there is no overproduction, no underproduction. Underproduction भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोग वस्तुओं की मांग करने चाह रहे हैं और उन्हें वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, उत्पादन कम हुआ है, तो ऐसी स्थिति भी असंतुलन की स्थिति होगी और इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो या तो आप कहें कि नो ओवर प्रोडक्शन और नो अंडर प्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं दिस इज अगेन वी रीस्टेब्लिश्ड द मेन assumptions of the classical, that is full employment. So again, with the help of the sales law of market, we can say there is a always full employment in the economy. अगर अब हम सेल्स लॉ को वाटर सिस्टम की बजाय मनी मार्केट में देखें, यानी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को अगर हम मनी के टर्म्स में देखें, अभी तक हम लोगों ने वाटर सिस्टम के अंतर्गत देखा,
मान लीजिए मुद्रा का चलन प्रारंभ हो जाए और मुद्रा एक कॉमन करेंसी के रूप में इस्तेमाल में आने लगे, तब सेल्स लॉ ऑफ मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है पिछले लेक्चर में, वह यह है कि हमने पढ़ा कि जब श्रम की मांग और आपूर्ति निर्धारित हो रही थी तो हमने ये कहा था कि जो मनी वेज है और एक रियल वेज है। मनी वेज अगर W है तो रियल वेज अपॉन W अपॉन P है, और ये कहा था कि W इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू W अपॉन P अंडर क्लासिकल सिस्टम। यानी वाटर सिस्टम के बजाय अगर मुद्रा आ जाए तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वाटर सिस्टम में हो रहा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहां होगा मनी एज मनी फैसिलिटेट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप ये दोनों चीज़ों में देखें कि क्या इसमें अंतर है। देखिए यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है वस्तु का वस्तु से, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो क्लासिकल सिस्टम में मनी का जो रोल है वो क्या है? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमन करेंसी के रूप में। भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत? देखिए वस्तु विनिमय में समस्या ये आई कि वस्तुओं की अलग अलग माप होते हैं। अब मिल्क है तो लीटर में मेज़र करते हैं, पानी है लीटर में मेज़र करते हैं, कपड़ा है मीटर में मेज़र करते हैं। तो अगर एक्सचेंज होगा तो ट्रेड ऑफ में समस्या आएगी कि भाई कितना लीटर मिल्क को हम कितने मीटर कपड़े से एक्सचेंज करेंगे। फिर मान लीजिए कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो डिविजिबल नहीं हैं, बांटा नहीं जा सकता जिनको, है ना। कोई जानवर है, जानवर तो भाई पूरा का पूरा दिया जाएगा, उसको डिवाइड तो करने का कोई चांस है नहीं। तो डिविजिबिलिटी की समस्या आती है कि भाई कितनी चीज़ें हैं, किस तरीके से डिवाइड होंगी, है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि साहब राज दरबार में जो उपहार दिए जाते थे पहले, तो वो मुद्रा का चलन नहीं था, तो भाई किसी को हाथी दे दिया, किसी को घोड़ा दे दिया। तो दिया तो उपहार गया था क्योंकि वाटर सिस्टम लागू था, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसको उसका खर्चा और वहन करना पड़ता था, तो वो रिवार्ड बल्कि क्या हो जाता था, एक बवाल हो जाता है। तो वाटर सिस्टम में हमने ये कह सकते हैं कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वस्तु का वस्तु से, उसकी जगह मनी ने ले ली। मनी क्या हो गया? एक कॉमन करेंसी हो गया। मिल्क को हमने मेज़र किया इन टर्म्स ऑफ मनी, कपड़े को हमने मेज़र किया इन टर्म्स ऑफ मनी, और हम इजीली वी कैन ट्रेड ऑफ। तो क्लासिकल सिस्टम में या सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में मनी मार्केट से इंटरवेंशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि मनी एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, कॉमन चीज़ है जिसकी मदद से हम वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि यहाँ पर मनी कोई कमोडिटी नहीं है, और मनी स्टोर वैल्यू, मनी की स्टोर वैल्यू को नेग्लिजिबल कहा। बाद की जो थ्योरी आएंगी उसमें जब मनी का रोल बढ़ेगा, खास तौर से जब मॉनेटरिस्ट आएंगे मिल्टन फ्रीडमैन के बाद, तो मुद्रा की जो भूमिका है वो बड़ा क्रांतिकारी हो जाती है, और मुद्रा की जो परिकल्पना की गई वो एक कमोडिटी के रूप में, एक एसेट के रूप में, इसमें ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास बैंक में बैलेंस है तो उससे आपकी परचेजिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। यहाँ पर मनी का मूल्य केवल एक्सचेंज के लिए है और उसका कोई रोल नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में, मनी मार्केट में भी फुल एम्प्लॉयमेंट आसानी से बिना किसी डिफरेंस के
लागू हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि मनी वेज इज इक्वल टू रियल प्रोपोर्शनली रियल वेजेस। अब एक दूसरी बात ये उठती है कि अगर कोई व्यक्ति, भाई ये तो एक स्थिति है, मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई व्यक्ति बास्केट ऑफ गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है ना, तो उसको मान लीजिए, हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, फार्मर, और ये है हरियाणा, ये व्हीट, लग्जरी कार, सीमेंट एटसेट्रा। अगर वह चाहता है कि वह एक से ज़्यादा कार रखे, सोने के लगातार नए नए आभूषण खरीदें, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे गेहूं की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वह इसी से इन चीज़ों का विनिमय करेगा। वो चाहे मनी अगर हो जाए तब भी संभव है, अगर वस्तु का वस्तु से हो रहा है तब भी संभव है। तो अगर इस ट्रेड ऑफ को बढ़ा करके वह पहले से ज़्यादा वस्तुओं की मांग कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट।